गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4th लेक्चर में आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह। फंक्शनल ग्रुप को अगर डिफाइन करना हो तो हम कहेंगे कि ये ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम होगा जो लिंक होने के बाद उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। यानी कि अगर बेसिकली हम कहें तो ये कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई एक ऐसा एटम या ग्रुप जो उस कंपाउंड की रासायनिक अभिक्रिया के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, उसी समूह को हम क्रियात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो OH, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल समूह यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अगर किसी भी R से, R मतलब कार्बन का अगर कोई कंपाउंड, कार्बन की कोई चेन हो उससे लिंक होगा तो उस चेन की रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल ये OH ग्रुप ही होगा। तो OH ग्रुप दो एटम का समूह है, O और H का, तो इसको हम क्रियात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप कहेंगे, जिसको बोलेंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ऐसे ही CHO एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाएगा। तो इस तरीके से एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो किसी कार्बन की चेन से जुड़ने के बाद बनने वाले उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी रासायनिक अभिक्रिया के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो ऐसे ग्रुप, ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हम फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह कहते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि क्रियात्मक समूह क्या है। जैसे अगर मान लो किसी यौगिक में, जैसे कि ये मान लो है CH3 इथेन, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ और होगी, लेकिन अगर इसी CH3 यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ OH लगा दें तो इस ग्रुप ऑफ एटम के जुड़ जाने से अब इस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होगी वो इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी यानी गुण से बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगी। तो ये जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम है जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसी को हम क्रियात्मक समूह कहेंगे। ढेर सारे क्रियात्मक समूह हैं, जिसमें से एक हाइड्रोक्सिल, एल्डिहाइड, कीटोन भी एक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप को हम परिभाषित करते हैं और ये रहे कुछ फंक्शनल ग्रुप के एग्जाम्पल। नेक्स्ट टॉपिक है होमोलॉगस सीरीज यानी कि सजातीय श्रृंखला। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये किसी एक ऐसे कार्बनिक यौगिक के फैमिली यानी परिवार से संबंधित होगा जिसमें हर एक सक्सेसिव मेंबर का मतलब कि जस्ट अगला मेंबर, जस्ट अगला सदस्य जो होगा वो पहले वाले सदस्य से CH2 यूनिट से डिफर करेगा। किससे डिफर करेगा? CH2 यूनिट से। CH2 यूनिट का मतलब ये है कि अगर हम मास वाइज बात करें, मास के हिसाब से, तो कार्बन का मास 12, एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन का 2, तो कुल मिला के 14 मास यूनिट से डिफर करेगा पहला मेंबर दूसरे मेंबर से। उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो जैसे मान लीजिए CH3, इसका नाम है इथेन, इसका नाम है इथेन। इसका अगला मेंबर जो होगा वो 3 कार्बन का होगा, जैसे CH3, CH2, CH3, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। अब देखें जरा, इथेन और प्रोपेन में CH3 कॉमन है, दोनों में अगर डिफरेंस आया तो कितने का आया? CH2 का, यानी कि इसके मास से इसका मास जो होगा वो 14 ज़्यादा होगा, 14 ज़्यादा होगा। इसके अलावा इसका नेक्स्ट मेंबर अगर देखें तो CH3, CH2, CH3, ये हो जाएगा ब्यूटेन। यहाँ भी देखें तो ये वाला भाग कॉमन है, इतना तो पोर्शन इसमें भी है, बस ये डिफर कर रहा है किससे? एक CH2 से। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसी श्रृंखला होगी, एक ऐसी चेन होगी जिसमें हर एक सक्सेसिव मेंबर अपने पिछले वाले मेंबर से, पिछले वाले सदस्य से CH2 यूनिट से डिफर करेगा, यानी कि मास वाइज बात करें तो 14 मास से डिफर करेगा। इस प्रकार की सीरीज यानी श्रृंखला को हम होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। ये जो श्रृंखला आपको देखने को मिल रही है इसको हम एल्केन सीरीज कहेंगे, इसको बोलेंगे एल्केन सीरीज।
इसी प्रकार ढेर सारे सीरीज़ मिलेंगे, जैसे एल्केन के अलावा आपको एल्कीन का सीरीज़ मिल सकता है, एल्काइन का सीरीज़ मिल सकता है, किसी भी फंक्शनल ग्रुप का यानी कि एल्कोहल का सीरीज़ मिल जाएगा, एल्डिहाइड का सीरीज़ मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का मिल जाएगा, एल्काइल हैलाइड मिल जाएंगे। इस तरीके से आपको ढेर सारे सीरीज़ मिलेंगे, एल्केनोइक एसिड का मिल जाएगा। तो ढेर सारे सीरीज़ मिलेंगे, बस दिक्कत उसमें बस एक चीज़ का डिफरेंस आएगा, और वो डिफरेंस आएगा किसका? CH2 यूनिट का। ये तो बिना मतलब कोई स्पेशल फंक्शनल ग्रुप जोड़े हुए है। एक फंक्शनल ग्रुप जोड़ के अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये हो गया CH3COOH एसिटिक एसिड, इसमें इसका नेक्स्ट मेंबर जो होगा CH3CH2COOH, ऐसे ही तीसरे वाले में एक और CH2 जोड़ दीजिए। तो इस तरीके से ये कार्बोक्सिलिक एसिड का होमोलॉगस सीरीज हो जाएगा। ऐसे ही अगर OH लगा होगा और CH2 यूनिट बढ़ाते जाएंगे तो वो अल्कोहल का होमोलॉगस सीरीज हो जाएगा। इसी प्रकार से हम किसी भी एक स्पेशल टाइप ऑफ क्रियात्मक समूह के होमोलॉगस सीरीज को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इस प्रकार जो चेन आपको मिलेगी उसको हम होमोलॉगस सीरीज या सजातीय श्रृंखला कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। अब कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की बात करें तो ये दो प्रकार से हम कर सकते हैं। एक है ट्रेडिशनल तरीका, उस ट्रेडिशनल तरीके को यानी परंपरागत अपनी जो विधि थी स्टार्टिंग में, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत कम मात्रा में नोन थे, लोगों को पता थे, तो उस समय जो नामकरण होता था वो उनको हम ट्रिवियल नेम या कॉमन नेम सिस्टम कहते थे। यानी उस समय जो नामकरण होता था वो उस कंपाउंड के या तो ओरिजिन के आधार पर, ओरिजिन यानी उत्पत्ति के आधार पर, जहाँ से वो उत्पन्न हुआ है उसी आधार पर उसका नाम हो जाता था, या फिर उसके कुछ गुणों के आधार पर उसका हम नाम रख देते थे। ठीक है, और इस प्रकार के नेमिंग सिस्टम को हम ट्रिवियल नेम या कॉमन नेम कहते थे। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो है वो साइट्रस फलों में पाया जाता था, साइट्रस फ्रूट्स में पाए जाते थे, खट्टे फलों में पाया जाता था, तो इसलिए इसका नाम हमने साइट्रिक एसिड रख दिया। इसी के साथ अगर बात करें फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड ये रेड आंट यानी काली चींटियाँ जो होती हैं, उन काली चींटियों के स्टीम डिस्टिलेशन से प्राप्त किया गया था, मतलब काली चींटियों से ही पाया गया था, तो इसको हमने फॉर्मिक एसिड कहा, क्योंकि रेड आंट जो होती हैं उनको फार्मिका कहा जाता है लैटिन में, तो उस फार्मिका वर्ड से यहाँ पर फॉर्मिक एसिड लिया गया। तो आप देख रहे होंगे कि कुछ यौगिकों को हम उनकी प्रॉपर्टीज़ या फिर उनकी ओरिजिन के आधार पर यहाँ हम उनका नाम लिख रहे हैं, इसलिए इसको हम ट्रिवियल सिस्टम या कॉमन नेम सिस्टम कहे, क्योंकि ये जो नेमिंग सिस्टम था वो परंपरागत यानी ट्रेडिशनल तरीके से चला आ रहा था। कुछ और भी उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे यूरिक एसिड यूरिन से ऑब्टेन होता है, तो यूरिक एसिड हो गया जो यूरिन से ऑब्टेन हुआ। ठीक है, इसके बाद ह्यूपिरिक एसिड जो हॉर्स यूरिन से मिलता है, हॉर्स के यूरिन से मिलता है। इसी के साथ ही टेस्टिस से मिलता है टेस्टोस्टेरोन। तो ये जो भी यौगिक थे वो कभी उत्पत्ति के आधार पर या उनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर नामकरण किया गया। तो एक तरीका नामकरण का ये हो गया जो कि परंपरागत तरीका है, जिसको हम ट्रिवियल या कॉमन नेम भी कहते हैं। लेकिन एक जो दूसरा तरीका है वो है आयुपैक सिस्टम। आयुपैक सिस्टम, और ये जो नेमिंग का तरीका है ये हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर पर आधारित है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर यानी संरचना के आधार पर ये नेमिंग सिस्टम डेवलप किया गया था। आयुपैक सिस्टम जब डेवलप किया गया था तो इसके डेवलपिंग कमेटी की जो मीटिंग थी वो जेनेवा में हुई थी, इसलिए इसको जेनेवा सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, तो आयुपैक सिस्टम नेमिंग जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर से संबंधित है। इससे एक फ़ायदा और है कि अगर हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम आयुपैक सिस्टम के आधार पर रखे हैं तो उसके नाम से हम उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं। स्ट्रक्चर देख के तो नाम लिख ही सकते हैं, नाम के आधार पर हम उनका स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। तो ये इस सिस्टम का एक बेनिफिट है।
और इसकी ज़रूरत तब पड़ी जब ढेर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हो गए। तो उस कंडीशन में सबके कॉमन नेम याद रख पाना काफ़ी मुश्किल है, उसके साथ साथ उनका स्ट्रक्चर भी याद करना पड़ता। लेकिन इस सिस्टम में नाम और स्ट्रक्चर दोनों के एक नियम है। नियम अगर आपको पता है तो आप नाम से स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर से नाम दोनों ही डिसाइड कर सकते हैं। इस आईयूपैक सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम और उनका नाम लिख के मैं आपको उनका स्ट्रक्चर भी बता दूंगा, जो काफ़ी कॉमन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ताकि और उनके कॉमन नेम इतने फेमस हैं कि कभी कभी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन उनके कॉमन नेम से ही पूछ लिए जाते हैं। इसीलिए कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनके कॉमन नेम और स्ट्रक्चर आपको पता होने चाहिए। तो अब सबसे पहले मैं उनके कॉमन नेम और स्ट्रक्चर को यहाँ लिख देता हूँ, आप उसको देख के नोट करके लर्न कर लेंगे। और ये जो नेमिंग सिस्टम है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी सीक्वेंस में एक बहुत ही सिस्टमेटिक नेमिंग सिस्टम है, तो इस पे डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास से। फिलहाल हम आपको कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम और स्ट्रक्चर लिख के बता देते हैं। तो अब कुछ कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम देख लेते हैं, जिसमें एक है HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, CH3 ट्वाइस CO एसीटोन, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। अगर यहाँ CHCl3 की जगह CHBr3 हो जाए तो ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा, CHI3 हो जाए तो आइडोफॉर्म हो जाएगा। ठीक है। CH3COOH इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। C6H6 बेंजीन। C6H6 का स्ट्रक्चर हम ऐसे बनाते हैं, ये है बेंजीन। ठीक है। C6H5 OCH3। अब इसी बेंजीन से सभी जगह हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, सभी कार्बन से एक एक हाइड्रोजन लगे हैं। अगर एक हाइड्रोजन मैं हटा दूं तो ये बन जाएगा C6H5 और यहीं पर जोड़ देंगे OCH3 तो ये बन जाएगा एनिसॉल। ठीक है। अगर यहीं पर हमने जोड़ दिया OH तो ये बन जाएगा फिनॉल, C6H5OH। यहीं पर अगर हमने जोड़ दिया NH2 तो C6H5NH2 ये बन जाएगा एनिलीन। अगर यहीं हमने जोड़ दिया CHO तो C6H5CHO बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। ठीक है। इसी के साथ अगर इसी C6H5 पर हमने जोड़ दिया COCH3 तो ये बन जाएगा एसिटोफिनोन। इसके अलावा इस CH3 को मिटा के अगर यहाँ पर एक और बेंजीन रिंग हमने जोड़ दिया ऐसे C6H5 वाला रिंग तो C6H5COC6H5 ये बन जाएगा बेंजोफिनोन। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ तक के कंपाउंड आपने देखे। CH2 डबल बॉन्ड C इसको बोलते हैं एलीन। CHCOOH ये फॉर्मिक एसिड हो गया। अगर दो बेंजीन रिंग आपस में एक यहाँ पर एक बॉन्ड के थ्रू आके जुड़ जाए, फ्यूज हो जाए तो इसको बोलेंगे नेफ्थेलिन। अगर 3 फ्यूज हुए हों रिंग दो बॉन्ड के थ्रू तो इसको बोलेंगे एंथ्रासीन। अगर ये एंगुलर फॉर्म में स्ट्रक्चर ऐसे आ जाए तो इसको बोलेंगे फिनेंथ्रीन। तो ये आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर और उनके नाम दिए गए हैं। ये काफ़ी कॉमन नेम है। इसके अलावा कुछ और भी नाम हैं जिनको मैं आपको बता देता हूँ अभी। इसके अलावा ये देखें C6H5COOH, यानी कि C6H5 का मतलब ये बेंजीन है। इस बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटा करके यहाँ पर हमने जोड़ दिया COOH तो ये हो गया बेंजोइक एसिड, यानी हिंदी में बोलेंगे तो बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। CH3OH मिथाइल अल्कोहल। ठीक है। अगर C2H5OH हो जाएगा तो इथाइल अल्कोहल। CH2 और इससे भी OH जुड़ा हो, इससे भी OH जुड़ा हो। ठीक है। तो इसको बोलेंगे इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल। CH2OH CHOH CH2OH ये है ग्लिसरॉल। अगर मान लीजिए ये CH2 ग्रुप है, यहाँ कार्बन की बाकी दो संयोजकताओं पर यानी दो वैलेंसी पर कोई दूसरा ग्रुप जुड़ा हो तो इतने भाग को बोलते हैं मिथाइलिन। इतने भाग को बोलेंगे मिथाइलिन। यहाँ पर देखें अगर CH2 डबल बॉन्ड CH हो और यहाँ पर एक बॉन्ड खाली है, मतलब यहाँ पर कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम जुड़ा हो सकता है, तो इतने सिस्टम का नाम होता है विनाइल सिस्टम। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर हम क्लोरीन जोड़ दें तो इसका नाम हो जाएगा विनाइल क्लोराइड।
इसका नाम हो गया विनाइल क्लोराइड, अगर क्लोरीन जोड़ दिया तो। इसके अलावा अगर कोई भी यहाँ दूसरा ग्रुप जोड़ेंगे तो उस हिसाब से उसका हम नाम लिख लेंगे, लेकिन इतने भाग का नाम विनाइल होगा, ये चीज़ याद रखेंगे। फिर CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, यहाँ पर एक बॉन्ड खाली छोड़ा गया है, अगर मान लीजिए यहाँ क्लोरीन जोड़ दिया तो इसका नाम हो जाएगा एलाइल क्लोराइड, लेकिन अगर यहाँ से मान लीजिए क्लोरीन हटा दें तो कुछ और भी जोड़ लेंगे तो इतने सिस्टम का नाम होता है एलाइल, ठीक है। इसी तरीके से बेंजीन से एक CH2 लगा हो तो ये वाला जो भाग होता है इसका नाम होता है बेंजाइल, अगर यहाँ क्लोरीन जोड़ देंगे तो नाम हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। तो इस तरीके से विनाइल, एलाइल और बेंजाइल सिस्टम को आप याद रखेंगे। इनके अलावा जो आपको कॉमन नेम बताए गए हैं इनको आप याद रखेंगे, ये आपको बहुत काम आएंगे। नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर।